गणतंत्र का स्वर्णिम काल, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर भारतीय सैन्य शक्ति, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन महत्व रखता है। परेड में भारतीय सेना की 4 महिला कंटिंजेंट कमांडोज ने देश के सैन्य सामर्थ्य में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया है। तकनीकी से लेकर निर्माण में आत्मनिर्भर हो रही थल सेना और नौसेना से लेकर देश में हेलीकॉप्टर और एलसीए बना चुकी वायुसेना की आत्मनिर्भरता से पूरा देश रूबरू है। भारतीय सेना की तरफ से 15 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री टुकड़ियों का होना भी गर्व का विषय है। भारत साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसी मकसद से, इसी के मद्देनजर भारत रक्षा क्षेत्र में सुपर पावर बनने के लिए हथियारों के स्वदेशीकरण पर बड़ा जोर दे रहा है। 76वां गणतंत्र दिवस, आत्मनिर्भर भारत पर गर्व। तकनीक से लेकर निर्माण, स्वदेशीकरण से शान। मेक इन इंडिया का जलवा, कर्तव्य पथ पर मनमोहा। सेना की शान, स्वदेशी आधुनिक हथियार ज्यादा बलवान। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, दुश्मन पर दिलाए विजय। डीआरडीओ ने किया निर्माण, 500 किलोमीटर तक भीषण मार। एंटी गाइडेड मिसाइल नाग, शत्रु को कर दे खाक। भीष्म, ब्रह्मोस, चेतक, बजरंग, सेना की ताकत में कई रंग। अग्निबाण, नंदी घोष, आकाश, स्वदेशी हथियार देश की शान। दो 2047 तक विकसित राष्ट्र, हथियारों का तेजी से स्वदेशीकरण। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेनाओं ने स्वदेशी और आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, जो गर्व का विषय है। देशवासियों को कर्तव्य पथ पर प्रलय और नाग मिसाइलों की झांकी भारतीय शक्ति के परिचायक के तौर पर देखने को मिली। नाग मिसाइल को भारतीय सेना ने बनाया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बल पर भारत 2047 तक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों की वजह से देश के अंदर विध्वंसक और आधुनिकतम हथियार बनाए जा रहे हैं। 26 जनवरी की परेड में स्वदेशी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय और एंटी गाइडेड मिसाइल नाग ने देशवासियों को गर्व से भर दिया। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इन दोनों विनाशक मिसाइलों को देश के अंदर ही बनाया गया है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय 26 जनवरी की परेड में पहली बार लोगों को दिखाई गई। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये अपने साथ न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस मिसाइल के खरीद को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। बता दें कि प्रलय मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। पहले भी इसके कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। मिसाइल प्रलय की मारक क्षमता की अगर बात करें तो ये 150 से 500 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। इसे सतह से सतह पर मार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक है। दरअसल पेलोड क्षमता के जरिए विस्फोटकों को ले जाया जाता है। अगर प्रलय मिसाइल की अन्य खासियतों की बात करें तो इसकी एक खासियत ये भी है कि लॉन्च होने के बाद
अगर जरूरत पड़ती है तो इस मिसाइल की दिशा को हवा में भी बदला जा सकता है। इससे मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती है। प्रलय की रफ्तार 1 से करीब 1.6 मैक के करीब है। प्रलय का वजन करीब 5 टन है और ये पारंपरिक होने के साथ साथ परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। दिसंबर 2021 में प्रलय का पहला परीक्षण किया गया था। उस वक्त ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर था। इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण अगले ही दिन किया गया और इसका तीसरा परीक्षण साल 2023 में किया गया था, जिसमें हर परीक्षण में ये मिसाइल सफल साबित हुई। कर्तव्य पथ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी दिखाई दी। नाग को डीआरडीओ ने शोकेस किया था। देश के राजनीतिक नेतृत्व ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। इस विजन को मिशन में बदलना और अभी से लक्ष्य निर्धारित करना रक्षा मंत्रालय का काम है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। भारत सरकार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश में रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए भी तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा उपकरण निर्यात। वित्त वर्ष 2022 में हमने कुल 15,920 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों के निर्यात का रिकॉर्ड हासिल किया है। हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हथियारों के निर्यात के क्षेत्र में कुछ समय पहले तक भारत की गिनती भी नहीं होती थी, लेकिन बीते 8 सालों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का लक्ष्य हासिल कर पाना हमें अपनी क्षमता को लेकर उत्साहित करने के लिए काफी है। SIPRI रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक हथियार बाजार में हुए लेन देन का ये महज 0.2% रहा है। वर्ष 2014 में हमारा रक्षा निर्यात महज 1,941 करोड़ रुपए था। सरकार के कई प्रयासों से देश के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। वहीं भारत की कंपनियां विदेशों में बाजार तलाशने का प्रयास कर रही हैं। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन कर भारतीय सेना ने बड़ा संकेत दिया है। जाहिर है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भारत न केवल विश्व में एक सुपर पावर बनेगा, बल्कि राष्ट्र के आधुनिकतम हथियार मित्र राष्ट्रों को ताकतवर बनाने में भी अहम भूमिका अदा करेंगे। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश के रक्षा बजट में बड़ी वृद्धि की है। साथ ही सेना की जरूरतों को पूरा करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इस पर हमेशा से ध्यान रहता ही है। देश में नीतियों में सुधार लाया गया है। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। साथ ही नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि हम इस तकनीक को अपने देश में विकसित कर पाएं और हमें किसी अन्य देश पर निर्भर ना रहना पड़े। वैश्विक मंचों पर भारत की छवि डिफेंस के मामले में सशक्त होती जा रही है। सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। आज देश में ही हथियार से लेकर लड़ाकू विमान तक बनाए जा रहे हैं। बीते एक दशक में भारत का निर्यात 25 गुना यानी करीब 2400% बढ़ चुका है। इस सेक्टर में भारत दुनिया के सिरमौर देशों की कतार में गर्व और इज्जत के साथ खड़ा है। भारत की ताकत। सैन्य क्षमता के 5 पैमानों और प्रतिरोध क्षमता के 5 पैमानों में भारत चौथे स्थान पर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है, अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ मजबूत सशस्त्र बलों की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमारे पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। हमने हथियार निर्यातक शीर्ष 25 देशों की सूची में जगह बना ली है। 7-8 साल पहले रक्षा निर्यात 1,000 करोड़ रुपए तक भी नहीं पहुंच पाता था, जबकि आज ये 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2028-29 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए और रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाने वाली इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी कंपनियों में भी होड़ लगी हुई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 10 सालों में डिफेंस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज का बाजार लगभग 138 अरब डॉलर का होगा। इसके चलते कंपनियों के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। भारत के डिफेंस सेक्टर में पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025 तक 29% और वित्त वर्ष 2030 तक 37% बढ़ जाएगा। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में देश के रक्षा बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। साथ ही सेना की जरूरतों को पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में नीतियों में सुधार लाया गया है। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। साथ ही नई टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
भारतीय रक्षा क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर्स आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं। रक्षा क्षेत्र में बड़े मौके। अकेले रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। इसमें विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, एवियोनिक्स और संबंधित प्रणालियों में निवेश शामिल है। 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षमता के साथ रक्षा पोत निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण अवसर वाला क्षेत्र है, जिसमें नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, गश्ती नौकाओं और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सपोर्ट शिप का निर्माण शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिहाज से आईडेक्स स्कीम बेहद कारगर साबित हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम की शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई थी। इसका मकसद छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों, स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स के साथ साथ अनुसंधान और विकास से जुड़ी संस्थाओं को जोड़ते हुए देश में रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। आईडेक्स स्कीम के तहत उन्हें रक्षा क्षेत्र में नए नए आइडियाज, अनुसंधान और विकास करने के लिए वित्तीय मदद के साथ साथ दूसरी सहायताएं भी दी जाती हैं। इसके जरिए कोशिश की जा रही है कि रक्षा और एरोस्पेस में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से देश की क्षमता का विकास किया जा सके। आईडेक्स स्कीम के तहत 2022 में आईडेक्स प्राइम फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई, ताकि रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मुहैया कराई जाए। पिछले कुछ सालों के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब भारत का रक्षा उद्योग अलग अलग प्रकार के उच्च स्तरीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इनमें टैंक, बख्तरबंद वाहन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, पनडुब्बी मिसाइल और अलग अलग प्रकार के गोला बारूद शामिल हैं। इनके अलावा सामरिक महत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विशेष मिश्र धातु, विशेष प्रयोजन स्टील्स भी अब बड़ी मात्रा में देशी रक्षा कंपनियां बना रही हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता में रखने की वजह से ही पिछले कुछ वर्षों से देश में ही अत्याधुनिक रक्षा उत्पाद भारत में बन रहे हैं। इनमें 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश के साथ ही मेन बैटल टैंक अर्जुन शामिल है। इनके अलावा T-90 टैंक, T-72 टैंक, बख्तरबंद कार्मिक वाहक, BMP-2 और 2K, Su-30 Mk1, चीता हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, डोर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट, हाई मोबिलिटी ट्रक का उत्पादन भारत में हो रहा है। साथ ही स्कॉर्पिन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के तहत INS वागीर, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागशीर देश में बने हैं। इनके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कार्वेट, अर्जुन आर्म्ड रिपेयर एंड रिकवरी व्हीकल, ब्रिज लेइंग टैंक, 155 मिलीमीटर गोला बारूद के लिए ड्यूई मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल, वेपन लोकेटिंग रडार, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट के लिए लक्ष्य पैराशूट, बैटल टैंक के लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक साइट्स, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, इनशोर पेट्रोल वेजल, ऑफशोर पेट्रोल वेजल, फास्ट इंटरसेप्टर बोट और लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का पिछले कुछ सालों के दौरान देश में उत्पादन किया गया है। भारत इनमें से कई चीजों का अब निर्यात भी कर रहा है। आजादी के समय भारत कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था। 1962 की लड़ाई में हमारी सेनाओं के पास अच्छे कपड़े और हथियार तक नहीं थे, लेकिन आज स्थितियां बहुत अलग हैं। आज भारतीय सेना को चुनौती देने के पहले कोई भी देश कई बार सोचेगा। आज भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना आधुनिक हथियारों से लैस है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज हम दुनिया के शीर्ष देशों में गिने जाते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। आज भारत के सामने 2 बड़े शरारती दुश्मन देश दिखते हैं। 75 सालों में हमारी सैन्य शक्ति में काफी इजाफा हुआ है। भारतीय सेना रेजिमेंटेशन में काफी मजबूत हुई है। इकोसिस्टम और माहौल ऐसा सक्षम बनाया गया है कि सैनिक जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यही नहीं, हमारी ट्रेनिंग दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग में से एक है। हमारी ट्रेनिंग लिखित भी है, इसमें डिस्कशन भी है। हमारी सेना का अनुशासन सर्वोत्तम है। 1960 के बाद से भारत ने लगातार अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की है। भारत आने वाले वर्षों में रणनीतिक रूप से 100 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा बजट की बाधा को दूर करने का लक्ष्य रखेगा। इस मील के पत्थर को हासिल करने से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। भारत ने बीते 6 दशकों में सैन्य खर्च में काफी बढ़ोतरी की है। सैन्य खर्च के मामले में भारत सार्क देशों के मुकाबले काफी आगे है। इस बात की पुष्टि विश्व बैंक की रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट के अनुसार 1960 के बाद से भारत ने लगातार अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की है।
यही नहीं, गौरव की बात यह है कि विश्व के इतिहास में पहली बार भारत और चीन दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले चोटी के 3 देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाले 3 देशों में 2 देश एशिया के हैं। विश्व बैंक की सैन्य खर्च की परिभाषा कहती है कि आर्म्ड फोर्सेस पर सभी तरह के खर्च, पीस कीपिंग फोर्स का बजट, रक्षा मंत्रालय और रक्षा के काम से जुड़ी एजेंसी का बजट, मिलिट्री स्पेस एक्टिविटी, पेंशन, वेतन खर्च को सैन्य खर्च में शामिल किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम टॉप 15 सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल नहीं है। पाकिस्तान का सैन्य खर्च 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9.93 अरब डॉलर के करीब है, जबकि भारत का सैन्य खर्च 2016 में 52.5 अरब डॉलर रहा। भारत आने वाले वर्षों में रणनीतिक रूप से 100 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा बजट की बाधा को दूर करने का लक्ष्य रखेगा। इस मील के पत्थर को हासिल करने से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। व्यय का ये स्तर न केवल उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देने के लिए भी आवश्यक है। बढ़ा हुआ बजट व्यापक आधुनिकीकरण को सक्षम करेगा, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगा और सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता को बढ़ाएगा, जिससे सुनिश्चित होगा कि भारत तेजी से जटिल भू राजनीतिक वातावरण में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और उनकी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, जो रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस पर जोर देता है। मुख्य विशेषताओं में उन्नत हथियारों की खरीद, मौजूदा प्लेटफॉर्म्स का आधुनिकीकरण और साइबर अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में पर्याप्त निवेश शामिल है। विशेष रूप से घरेलू रक्षा निर्माताओं के लिए बजट बढ़ाने के साथ आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है तो 2 चीजें इसे बेहतर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला रिसर्च और दूसरा स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। एक समय ऐसा था जब सबसे अधिक स्टेम अमेरिका के पास था। मौजूदा समय में सबसे अधिक स्टेम चीन के पास है। अगर हम डिफेंस सेक्टर में महाशक्ति बनना चाहते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक खर्च करना होगा। बीते साल नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, चीन और अमेरिका 2% से अधिक शोध और विकास में खर्च करते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा समय में हम हथियार बना रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर की है। अगर हम खुद टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं तो स्टेम में छात्रों की संख्या बढ़ानी होगी। इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट में कमी आएगी। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार उतनी तेजी से इंपोर्ट में कमी नहीं आई है। GEF 404 इंजन की तकनीक अभी हमें अमेरिका दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमारी अपनी होनी चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 फ्रंट वॉर से भारत को काफी मुश्किल होगी। ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि हम वास्तविक स्थिति पर आकलन करें। चीन के साथ जितना व्यापार हम कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को ताकतवर बनाने में कर रहा है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, ताकि सब मिलकर काम कर सकें। एयरलैंड बैटल डॉक्ट्रिन। दुनिया की अधिकतर सेनाएं जिस मिलिट्री डॉक्ट्रिन से डिफेंस बनाती हैं, वो है एयरलैंड बैटल डॉक्ट्रिन 1982। इसके तहत देश की थल सेना आक्रमण करती है और रक्षा करती है, वायुसेना और नौसेना उसे मदद करती है। लेकिन 2001 में अमेरिका ने नई स्ट्रैटेजी निकाली। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की राह में डिफेंस सेक्टर में संभावनाओं के साथ कई चुनौतियां भी शामिल हैं। भारत ने तकनीक के क्षेत्र में कई काम किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और स्पेस डिफेंस महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां भारत लगातार बेहतर कर सकता है। इन सेक्टर्स में लगातार नया कर भारत वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन दुनिया में 6 डोमेन में लड़ाई करने में सक्षम है। दुनिया में चीन ही एकमात्र देश है जो हवा, समंदर, जमीन, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस में लड़ने में सक्षम है। मौजूदा तारीख में अमेरिका AI में नंबर 1 है और भारत 15वें नंबर पर है। आने वाले युद्ध में AI बड़ा अहम है। मौजूदा समय में चीन हमसे युद्ध के मामले में 3 दशक आगे है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि भारत अपने रक्षा ढांचे में अधिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है, इसीलिए इसे साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं। इन चुनौतियों के लिए एक व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करता है और सतत राष्ट्रीय विकास के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है। बुद्ध की धरती है, शांति हमारा संदेश है, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि अपने अपने हितों को साधने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां किस तरह से दूसरे देशों का इस्तेमाल करती है, और भारत इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैद है। हम तकनीक पर भी काम कर रहे हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर प्रोडक्शन तो है ही हमारी ताकत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।